मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 30 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो 4 किताबें होती हैं, जो 4 भाग होते हैं, उसका हम लोग पहला भाग अर्थात इतिहास की दुनिया, वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए इतिहास सब्जेक्ट से जो पार्ट 1 है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, अर्थात इकाई 1 का पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैंने जो है इतिहास का जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसका जो है हर लाइन बाय लाइन अध्ययन करके जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को निकाला है, जो आपके लिए जो है बहुत ही लाभकारी होगा, आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदाजनक होगा। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में अर्थात 10वीं क्लास के एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकें। इसी के साथ सभी बच्चे, जो भी बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वह बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर MVVI क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यूरोप में राष्ट्रवाद अर्थात इकाई 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद जो पार्ट है उसका पार्ट 1 का सबसे MVVI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर होगा सन 1789 ईस्वी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप जरूर जो है इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो फिर से समझते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर होगा सन 1789 ईस्वी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सम्मेलन कब हुआ था? आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई पूछ दे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो आप बताइएगा वियना। ऐसे भी प्रश्न आता है एक नंबरिया क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के लिए इस प्रश्न का जवाब जो है क्या होगा, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा सन 1815 ईस्वी में। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको हर प्रश्न का आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न है, नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर होगा सन 1814 ईस्वी में। फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। प्रश्न है, नेपोलियन का पतन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर होगा सन 1814 ईस्वी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अर्थात 4वां नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न है, 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? आंसर होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अर्थात 15वां नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां प्रश्न है, 2 जून सन 1814 ईस्वी को किस फ्रांसीसी शासक ने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया? इसका आंसर होगा लुई 18वां। ठीक है, फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। प्रश्न है, 2 जून सन 1814 ईस्वी को किस फ्रांसीसी शासक ने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया? इसका आंसर होगा लुई 18वां। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अर्थात 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है, चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? इसका आंसर होगा पॉलीगेनिक को। ठीक है, फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, चार्ल्स दशम ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? इसका आंसर होगा पॉलीगेनिक को। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अर्थात 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा 28 जून सन 1830 ईस्वी को। ठीक है,
फिर से पढ़ते हैं प्रश्न है फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? आंसर होगा 28 जून सन 1830 ईस्वी को। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अर्थात 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद बुर्बो राजवंश के स्थान पर किस वंश को सत्ता सौंपी गई? इसका आंसर होगा अर्लेनियस वंश। ठीक है, फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। प्रश्न है जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो राजवंश के स्थान पर किस वंश को सत्ता सौंपी गई? इसका आंसर होगा अर्लेनियस वंश का। ठीक है, तो ये जो भी प्रश्न है ये सभी प्रश्न जो है आपकी किताब जो इकाई 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद जो पार्ट है उसके अंदर का जो प्रश्न है उस प्रश्न को बारीकी से अध्ययन करके हर प्रश्न को आंसर देने की कोशिश की जा रही है। हर चैप्टर से जो है या कह सकते हैं कि हर लाइन बाय लाइन जो है किताब का अध्ययन करके जो है आपके लिए जो है हमने इतिहास का इकाई 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का पाठ का जो है हम हर पॉइंट का अध्ययन करके जो है आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाल करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में जो है वर्ग 10वीं क्लास में जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो है 50 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता है। तो इसीलिए जो है हमने आपको पता है कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसमें से हमने पहला भाग लिया है, पहला पार्ट लिया है इतिहास का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आप चारों सब्जेक्ट को मिला करके इतिहास में 50 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इसलिए हमने जो है पहले पार्ट 1 लिया है, पहला भाग लिया है इतिहास का, उसका हमने पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद जो लेसन है इकाई 1 है उसका हमने पार्ट 1 का अध्ययन कर रहे हैं। तो हर प्रश्नों का जो प्रश्नों का जो सीरीज है इसको हम लोग बारीकी से अध्ययन करके आप सभी बच्चों के लिए जो है, आप सभी मित्रों के लिए, आप सभी दोस्तों के लिए जो है हम लोगों ने जो है इस चैनल का माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। तो आशा करते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं आपको याद हो रहे होंगे। ठीक है, आप जो है क्वेश्चन का आंसर जो है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो को रोक रोक करके देखिए और उसको याद कीजिए, क्योंकि यह चैनल जो है आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं वे बच्चे जो हैं अच्छा से अच्छा नंबर जो है उठा सके। इसलिए जो है हमने ये सभी किताबों का अध्ययन करके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो सीरीज जो है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां प्रश्न है स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति किस शासक ने अपनाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न है स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति किस शासक ने अपनाई थी? इसका आंसर होगा लुई फिलिप। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अर्थात 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? इसका आंसर होगा गीजो को। फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। प्रश्न है लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? इसका आंसर होगा गीजो को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को प्रश्नों का आंसर याद हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ही रहा। तो 11वां नंबर प्रश्न है 22 फरवरी 1848 को किसके नेतृत्व में पेरिस में विशाल भोज का आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा थियर्स के। ठीक है, अर्थात थियर्स के शासनकाल में नेतृत्व में 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में जो है विशाल भोज का आयोजन किया गया था। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का आंसर याद हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि लुई फिलिप कब गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है लुई फिलिप कब गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया? इसका आंसर होगा 24 फरवरी 1848 ईस्वी को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अर्थात 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। 13वां नंबर प्रश्न है जोसेफ मेजनी का संबंध किस गुप्त संगठन से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है जोसेफ मेजनी का संबंध किस गुप्त संगठन से था? इसका आंसर होगा कार्बोनरे। ठीक है, तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है यंग इटली नामक संस्था किसने बनाई? प्रश्न है यंग इटली नामक संस्था किसने बनाई? इसका आंसर होगा मेजनी ने सन 1831 ईस्वी में।
तो याद रखिएगा, मेजनी ने सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था का निर्माण किया था, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जो भी 10वीं क्लास के बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए जो है आप ध्यान से सभी प्रश्नों को अध्ययन करें, ठीक है, क्योंकि यह आपकी किताब की जो है हर पॉइंट को खंगोल करके, हर पॉइंट को अध्ययन करके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, था तो 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है, मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कब किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कब किया? इसका आंसर होगा सन 1834 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न है, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? आंसर होगा चार्ल्स एल्बर्ट, ठीक है। फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। प्रश्न है, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? आंसर होगा चार्ल्स एल्बर्ट ने। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है। आज का 17 नंबर प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? आंसर होगा सन 1853 से 54 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18 नंबर प्रश्न है, विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न है, विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? आंसर होगा काउंट काबूर को, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रिया एवं पिडमाउंट के बीच सीमा संबंधी विवाद कब उत्पन्न हुआ? आंसर होगा सन 1859 से 60 ईस्वी में, ठीक है। फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। प्रश्न है, ऑस्ट्रिया एवं पिडमाउंट के बीच सीमा संबंधी विवाद कब उत्पन्न हुआ? आंसर होगा सन 1859 से सन 1860 ईस्वी में, ठीक है। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का जवाब जरूर याद करके जाएंगे, बहुत ही इजी जवाब है, ठीक है। प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? आंसर होगा नाविक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 21वां नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाई? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है, गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाई? आंसर होगा सन 1862 ईस्वी में, अर्थात सन 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, ठीक है। तो आशा करते थे आपको समझ में आ रहा होगा। आप सभी बच्चे जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करेंगे, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए बढ़ते आगे, अर्थात 22 नंबर प्रश्न की ओर। आज का 22 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा सन 1862 ईस्वी में। प्रश्न क्या है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? आंसर होगा सन 1862 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 23वें नंबर प्रश्न है, फ्रांस और प्रसा के मध्य युद्ध कब हुआ था? प्रश्न है, फ्रांस और प्रसा के मध्य युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर होगा सन 1870 से 71 ईस्वी में, ठीक है। तो बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न है, इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से कब हुआ? आंसर होगा सन 1871 ईस्वी में। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है, इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से कब हुआ? आंसर होगा सन 1871 ईस्वी में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चों को प्रश्न का आंसर याद हो रहा होगा, ठीक है। और जिनको नहीं याद है तो वो अब मेरे साथ बोलिए। हम जिस ध्वनि को, मेरी ध्वनि को अगर आप सुन रहे हैं तो मेरे ध्वनि के साथ आप भी उच्चारण कीजिए और वीडियो को देखिए और उच्चारण कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। और मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है, ये बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छा से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो आपको जो है इस प्रश्न का आंसर आसानी से याद हो जाएगा और आप सभी विद्यार्थी जो है आराम से जो है 10वीं क्लास में अच्छा से अच्छा नंबर उठा सकते हैं। तो आपकी भविष्य की उज्जवल कामना हम करते हैं, हमारे चैनल करती है। हमारे पढ़ाई गई चीज़ें जो है अगर आप ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप जो है 10वीं क्लास में अच्छा नंबर उठा पाएंगे, ठीक है। चलिए
और जो भी चीज़ें समझाई जा रही है ये सभी चीज़ें जो है आपकी किताब के अंदर की चीज़ें हैं। आपके लिए जो है हमने किताब की हर चीज़ को खंगोल करके, हर चीज़ को त्रास करके जो है हर प्रश्नों का आंसर हमने बनाया है। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख करके उसका आंसर लिखा है। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25 नंबर प्रश्न है, इटली के एकीकरण में कौन कौन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेजनी का, काउंट काबूर का और गैरीबाल्डी का। इटली का जो एकीकरण हुआ था इसमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का होना बहुत आवश्यक था। वह है मेजनी, पहला है मेजनी, दूसरा है काउंट काबूर और तीसरा है गैरीबाल्डी। ये तीनों ने मिलकर के जो है इटली का एकीकरण किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क किसके प्रभाव से प्रभावित था। आपको बताना है कि बिस्मार्क किसके प्रभाव से प्रभावित था। इसका आंसर होगा हिगले कांट। हिगले कांट के माध्यम से ही बिस्मार्क ने जो है उसकी प्रभाव से, उसकी बातों से क्या था, प्रभावित था। चलिए बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न है, कार्लसवाद आंदोलन को कुचलने के लिए एक दमनकारी कानून था, इसको किसने पारित किया था। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, कार्लसवाद आंदोलन को कुचलने के लिए एक दमनकारी कानून था, इसको किसने पारित किया था। इसका आंसर होगा मेटरनिख। यानी मेटरनिख ने जो है कार्लसवाद के आंदोलन को कुचलने के लिए एक दमन कानून का निर्माण किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न है, जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, जर्मनी के संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा डाइट। यानी जर्मनी के सांसद को हम लोग डाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 29वां नंबर प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जो भी बच्चे 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे, पक्का 100% नहीं 100 में 100% जो है यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। याद रहेगा ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो बिस्मार्क था। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, या प्रश्न ऐसे पूछेगा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। फिर प्रश्न पूछेगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क। ठीक है, तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 30 प्रश्नों की सीरीज में यह सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 30वां प्रश्न है कि जाल्वे राइन सन 1834 को स्थापित की गई, यह किसकी संस्था थी। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा व्यापारियों की। अर्थात जाल्वे राइन संस्था की जो स्थापना कब की गई थी, तो सन 1834 ईस्वी में। ऐसे भी प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में, प्रश्न पूछ देगा कि जाल्वे राइन नामक संस्था की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर होगा सन 1834 ईस्वी में। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछ दे कि जाल्वे राइन जो संस्था थी वह किसकी संस्था थी, तो इसका आंसर होगा व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो है हमने पार्ट 1 जो इतिहास जो था, इतिहास से हमने पार्ट 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका हमने पार्ट 1 जो है 30 MVVI क्वेश्चन जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको अच्छा लगता है मेरी वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी ध्वनि को सुन रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपके मित्र भी, आपके दोस्त भी जो है, आपके भाई जो है, आपकी बहन जो है, जो 10वीं क्लास में पढ़ रही हैं, वह भी जो है इस वीडियो को देखे और वह भी क्या हो, इस वीडियो से प्रेरित हो और वह भी अच्छा नंबर आप अपने एग्जाम में उठा सके, 10वीं क्लास के एग्जाम में उठा सके। ठीक है, तो इसी के साथ सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।